स्वागत, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। और हमने विपक्ष की आज खूब बात की। अब जरा करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन साउथ की बात। और जिन लोगों को दिखाई देता है कि कहीं इसमें 2004 जैसी कोई आशंका तो नहीं है, यानी अभी आत्मविश्वास बहुत है, लेकिन ऐसा ना हो कि मामला पलट जाए जब चुनाव का नतीजा है 2004 में हो चुका है, ये बात सही है। लेकिन क्या आज के माहौल में, आज की इस बीजेपी में नरेंद्र मोदी जैसे नेता के होते हुए ऐसा कोई उलटफेर या अपसेट मुमकिन है क्या? इसकी हम लोग बात करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको बताना चाहता हूं आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां हैं और क्या कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश में होंगे। आंध्र प्रदेश में वो पलमाडी में शाम को 5 बजे एक रैली करने जा रहे हैं। और इस रैली में खास बात यह है कि उनके मंच पर होंगे टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू और जनसेना पार्टी के नेता पवन कल्याण, जो कि एक मेगा स्टार, जाने माने फिल्म स्टार भी हैं। उनकी काफी लोकप्रियता है वहां पर। और इस कॉम्बिनेशन का असर केवल आप आंध्र प्रदेश तक मत मानिए, ये तेलंगाना में भी इसका प्रभाव पड़ता है। तो आंध्र प्रदेश की 25 सीटें, उधर 17 सीटें मिलाकर हो जाती हैं सर 42 सीटें। 42 सीटें, तो 42 सीटों पर आज अपनी छाप छोड़ने, अपना प्रभाव छोड़ने के लिए प्रधानमंत्री अपने एनडीए के साथियों के साथ मिलने पहुंचे। अब तेलंगाना में तो अच्छा खासा असर बीजेपी अपना खुद भी पैदा कर चुकी है और चंद्रबाबू नायडू भी शायद वहां पर उम्मीदवार उतारेंगे। पवन कल्याण तो अपने उम्मीदवार उतार ही रहे हैं वहां पर। आंध्र प्रदेश में बड़ा प्लेयर जो है वो चंद्रबाबू नायडू है। ज्यादा से ज्यादा सीटों पर वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 4 या 5 सीट हो सकता है बीजेपी को मिले चुनाव लड़ने के लिए। और जी कितनी? 6 सीट, 2 सीटें पवन कल्याण। और पवन कल्याण को कितनी सर? 2 सीट पवन कल्याण को। तो ये आंध्र प्रदेश में जो है इनका सीटों का बंटवारा जो है हो चुका है। अब आंध्र प्रदेश की जो राजनीतिक परिस्थिति है वो ये कि 2019 में यहां पर बिल्कुल स्वीप किया था जगन मोहन रेड्डी ने, जगन मोहन रेड्डी की पार्टी ने, जो वहां पर मुख्यमंत्री भी हैं। लेकिन हर 5 साल के बाद अब वहां पर इलेक्शन भी होने जा रहा है विधानसभा का इस साल। अब उनके साथ एक एंटी इनकम्बेंसी चल रही है। दूसरा नरेंद्र मोदी का इलेक्शन है। अब इसीलिए हो सकता है कि चाहे टीडीपी के सहारे या पवन कल्याण चुनाव सीटें निकालें या बीजेपी खुद अपनी भी कोई सीट निकाल ले। ऐसा काफी अरसे से हुआ नहीं है, लेकिन हो सकता है कि एक एनडीए का एक ठीक ठाक नंबर आपको आंध्र प्रदेश में देखने को मिल जाए। एक इंटरेस्टिंग बयान दिया है तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने। और रेवंत रेड्डी ने बीजेपी का फुल फॉर्म बताया। वो तेलुगु में बोल रहे थे, हमने कोशिश की कि उसको हम ट्रांसलेट कर दें आपके लिए, नहीं, हम कर नहीं पाए हैं। लेकिन फिर भी आप वो बयान सुनिए, थोड़ा थोड़ा समझ में आता है सभी को ही। वो कह रहे हैं और वो फुल फॉर्म बताएंगे आपको बीजेपी की क्या है। सुनिए जरा रेवंत रेड्डी को। इयाला मोदी धैर्यमेंदी, मोदी बलमेंदी, मोदी बलगमेंदी, बीजेपी అంటే అర్థమేందో ఇయాల ఆంధ్రప్రదేశ్ మిత్రులు ఆలోచన చేయాలి। బీజేపీ అంటే బాబు, జగన్, పవన్, ఈ ముగ్గురు బీజేపీ। బాబు, జగన్, పవన్, మోడీ బలం। बीजेपी मतलब बाबू, जगन और पवन। बाबू मतलब चंद्रबाबू नायडू, जे से मतलब जगन, जगन रेड्डी, और पी से मतलब पवन, पवन कल्याण। अब इसमें चंद्रबाबू नायडू समझ में आता है, इसमें पवन कल्याण समझ में आता है। ये तो आज रैली में भी होंगे प्रधानमंत्री की। वो ये कह रहे हैं कि जगन रेड्डी भी दरअसल एनडीए का ही हिस्सा है, अघोषित ही सही, लेकिन हैं वो उन्हीं के साथ। तो पहले तो जो बात रेवंत रेड्डी कह रहे हैं इसमें कितनी सच्चाई है विजय जी? देखिए, एब्रीविएशंस का जो है ना कमाल पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा करती रही हैं। खासतौर से भारतीय जनता पार्टी तो ज़्यादा एब्रीविएशंस का यूज करती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जगन रेड्डी, हालांकि जगन रेड्डी लगातार कोशिश करते रहे थे कि वो एनडीए का हिस्सा बन जाए, लेकिन फाइनली बाजी जो है चंद्रबाबू के साथ हासिल हुई। और चंद्रबाबू ही अब मुझे नहीं लगता कि अब चंद्रबाबू को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी कुछ और करेगी। चंद्रबाबू को लगता है कि ये मौका है कि विधानसभा का जो चुनाव है वो जीत जाए। उनका लोकसभा में इंटरेस्ट कम है, बीजेपी का इंटरेस्ट है कि भाई वो एनडीए में नंबर बढ़ा सके। नहीं, सवाल ये है कि जो बात रेवंत रेड्डी कह रहे हैं कि चंद्रबाबू और पवन कल्याण के साथ साथ जगन मोहन रेड्डी भी इन्हीं के साथ मानिए आप, ठीक है। लेकिन अब मैं एक बात कर रहा हूं आपसे, पोस्ट इलेक्शन जो भी नतीजा आता है आंध्र प्रदेश का, उसमें चंद्रबाबू नायडू, पवन कल्याण की सीटें तो बीजेपी के साथ हैं, लेकिन जरूरत पड़ी तो जगन भी तो वही है ना, उसमें तो कोई शक नहीं है। उसमें कोई शक तो इस हिसाब से रेवंत रेड्डी ठीक कह रहे हैं। उस तरह से ठीक है, अभी इलेक्शन के वक्त नहीं है, लेकिन जगन रेड्डी एनडीए के लिए या बीजेपी के लिए खड़े हो सकते हैं। मैं एक छोटी सी तन से ना सही मन से तो है। पर मैं चलिए, हाँ ना सर, नहीं बोलिए। तो मैं हाँ अच्छा, मैं तय कर देता हूँ। बोलिए प्रोफेसर साहब। मैं सिर्फ इसमें इतना जोड़ना चाहता हूँ कि ये डिपेंड करता है
यदि तेलुगु देशम पार्टी एक अच्छा स्ट्रेंथ लेकर के आती है तो और जगन रेड्डी को भी कुछ सीटें मिलती हैं, तो स्वाभाविक है कि जगन रेड्डी जो है वो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ ही रहेंगे, लेकिन आउटसाइड से सपोर्ट करते हुए मिलेंगे आपको, विधेयकों पर सपोर्ट करते हुए मिलेंगे। दोनों पार्टियां सरकार का हिस्सा बने या एनडीए में वो मर्ज हो जाए, ऐसा आपको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब बात तो वही हो गई ना, कहा कि मन से तो साथ होंगे, आप अंदर से सपोर्ट करें या बाहर से बात सपोर्ट तो वही है। देखिए मैं एक चीज, वाईएसआर रेड्डी ने जो आंध्र प्रदेश के क्रिश्चियनाइजेशन के लिए बहुत काम किया और राइट विंग जितने भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत इसका विरोध कर रहे थे कि जगन रेड्डी के खिलाफ केंद्र सरकार को काम करना चाहिए, लेकिन चूंकि जगन भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े थे इसलिए ये चीज़ें संभव नहीं हो पाई। अब मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी उस धार को, विरोध को तेज करेगी जगन के खिलाफ। देखिए सर, मैं इसमें दो चीज जोड़ना चाहता जी हूं। समीर, मुझे लग रहा है हम आंध्र प्रदेश की राजनीति के अंदर और आंध्र प्रदेश में जो लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं उसके साथ विधानसभा के चुनाव भी साथ में ही हो रहे हैं। जगन मोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू दोनों को लोकसभा की सीटों से कोई कंसर्न नहीं है। दोनों की पूरी ताकत विधानसभा चुनाव में सरकार बनाने की है। जगन मोहन रेड्डी ने जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू को प्रदेश की राजनीति से बेदखल किया है, जिस तरीके से उनको अरेस्ट किया था और जिस तरीके से जगन मोहन रेड्डी, जिस तरीके से चंद्रबाबू नायडू प्रदेश की राजनीति में कमजोर हो गए थे, अब चंद्रबाबू नायडू को लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जो 5 साल में जगन मोहन रेड्डी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी प्रदेश में बन रही है उसका फायदा उठाकर प्रदेश में सरकार बनाई जाए। जगन मोहन और चंद्रबाबू नायडू दोनों का फोकस आंध्र प्रदेश की सत्ता हासिल करना है। लोकसभा में उनकी सीटें कम हो या ज्यादा हो, वो जानते हैं कि उससे उन्हें कोई बड़ा पद मिलने नहीं वाला है। वो 10 लोकसभा भी जीतेंगे तो भी अगर जरूरत पड़ी तो एक मंत्री बनेगा और 5। लेकिन हम बात कर रहे हैं एनडीए के लिहाज से, एनडीए के लिहाज से कहा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के दोनों हाथों में लड्डू है। देखिए जगन मोहन रेड्डी, अगर आंध्र प्रदेश के अंदर 25 सीटें हैं, कांग्रेस कोई सीट निकाल ले, 1 2 4, मैं नहीं कह रहा हूं, तो उसको अलग कर दीजिए आप, वरना तो जो सीट आएगी वो एनडीए की मानी जाएगी ना। बिल्कुल, तो इसलिए वो जो 400 वाला मामला है उसमें ये सारी ऐड होने जा रही है। मैं इसमें जोड़ देता हूँ एक चीज कि भाई बड़ी साफ है, आंध्र की राजनीति जो है बड़ी साफ है। वाईएसआर और टीडीपी एक साथ नहीं आ सकते हैं कहीं पे, और वो उनकी राजनीतिक उसके लिए भी सही नहीं है। तो कांग्रेस वो नहीं और आ जगन भी सकते। साथ नहीं आ सकते। बिल्कुल साथ नहीं आ सकते। ये सोचना कि वैसे तो बीजेपी को जरूरत ही नहीं पड़ेगी इस तरह की कि उसको जगन मोहन रेड्डी को कोई साथ लेना पड़े, लेकिन दूसरी तरफ ये है कि ऐसा नहीं है कि कोई लोकसभा चुनावों में जो टीडीपी है उसको कोई मतलब नहीं है, वरना जो है वो 17 सीटें नहीं लड़ रहे होते और बीजेपी को 6 और जो है 2 कल्याण को नहीं दे रहे होते। तो उनकी पूरी मंशा है और इस बार उनका लगता भी है कि वो कर सकते हैं, क्योंकि आप अगर पिछले चुनावों को देखेंगे लगभग लोकसभा चुनाव में 40% वोट। अब जरा तो सर दूसरे मुद्दे पे आऊं, इससे जुड़ा हुआ है कि जो हम लोग बात कर रहे थे 2004 रिपीट, क्या आपको मुमकिन लगता है? ये इत्तेफाक की बात है, मैंने इसकी इसलिए कि आज ये सवाल पूछना था इसीलिए, लेकिन मैंने अभी हाल ही में फिल्म देखी मैं अटल हूं, जो बायोपिक बनी है अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ। तो खैर वो तो उनकी पूरी लाइफ जर्नी जो है उस फिल्म के अंदर दिखाई गई, लेकिन वो सारे मोमेंट दिखाए गए हैं जो हुआ उनके साथ 2004 तक, जो वो 13 दिन की सरकार, फिर 13 महीने की सरकार, 1 वोट से जो सरकार गिर गई थी, उस वक्त जो है उनको क्या महसूस हुआ था, और फिर जिस तरीके से 2004 में उनकी राजनीतिक पारी का अंत हुआ। तो दूर दूर तक कहीं कोई आशंका ऐसी है क्या आज ये इस चुनाव में? देखिए नरेंद्र मोदी की सरकार वाजपेयी सरकार नहीं है। नरेंद्र मोदी की राजनीति जो है वो भी वाजपेयी की राजनीति जैसी नहीं है। जो अब की बीजेपी है बड़ी अग्रेसिव बीजेपी है और बड़े सोच समझ के एक एक सीटों को लेकर जो है वो राजनीति करते हैं और उसके लिए वो किसी भी हद तक जाते हैं। तो ऐसे में कोई भी संभावना ऐसी नहीं है कि 2004 कोई रिपीट होगा। बड़ा साफ है। एक बार कंप्लीट कर लें। वैसे इस विषय पर मैं चाहूंगा कि हम विजय जी की बात पहले सुने, पहला हक उनका, इसलिए भाई किताब लिखी हुई वाजपेयी जी के ऊपर जी, क्या नाम है सर किताब का? हार नहीं मानूंगा। हार नहीं मानूंगा। कब आई वो थी? अटल जी की कब आई थी किताब ये? 2016 में वो किताब आ गई थी और मैं तीनों जो सरकारें हैं उसका गवाह भी रहा, उनकी सरकारें बनने का भी, उनकी सरकारें गिरने का भी। अब आपको तुलना करनी है 2004 की 2024। बिल्कुल। मैं उसमें एक बात समझता हूं कि 2000, देखिए चुनाव के लिए मैं हमेशा ही कहता हूं कि अंतिम सत्य तो नतीजे होते हैं, इसको हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए कि कब क्या होगा। लेकिन 2004 और 2024 में जो बड़ा फर्क है वो ये है कि 2004 की बीजेपी 2024 की बीजेपी नहीं है। बहुत ताकतवर, बहुत एग्रेसिव, बहुत प्लान्ड, बहुत हर तरह से पावरफुल है। और 2004 की कांग्रेस 2024 की कांग्रेस नहीं है। ये बात
दोनों तरफ में मतलब उल्ट रिवर्स बिल्कुल हुआ है सही वो। कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसलिए ये संभावनाएं बहुत कम होती देख रहा हूं मैं कि 2004 का जो है नतीजा 2024 तक आपको दिखाई दे। लेकिन दोनों में फर्क है, फिर भी समझना चाहिए कि चुनाव तो चुनाव के तरीके से लड़े जाते हैं, जनता क्या सोच रही है और क्या कर रही है, इसलिए आखिरी वक्त तक करना चाहिए। लेकिन संभावना मुझे बहुत कम लगती है कि ये रिपीट हो इस तरह का। और दूसरी बात है कि 2004 में जो वोट था, वो वोटर जो था, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता था, वो लेथार्जिक हो गया था, उसको इतना माहौल बन गया था। और इसलिए बार बार मुझे डर लगता है, आज भी भारतीय जनता पार्टी के कई नेता कहते हैं, मुझे याद है मैं अडवाणी जी के साथ उसमें वक्त में दौरे में रहता था, तो अडवाणी जी हमेशा एक बात कहा करते थे अपनी सभाओं में कि अब तो विपक्ष को भी इस बात का कोई शक नहीं है कि एनडीए की सरकार वापस आएगी, अब सिर्फ बहस हो रही है कि कितने नंबर के साथ, कितने मार्जिन के साथ आएगी। और आज 2024 में भी मैं बीजेपी के बहुत सारे लीडर से वो की वो लाइन सुन रहा हूँ। बिल्कुल हो रही है, वही लाइन हम वो- भी ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं जी, एक चीज तो इसमें इसलिए- नहीं, एक सेकंड, तो फिर पूरा कीजिए। लेकिन मैं वाजपेयी जी के साथ उस दौरान काफ़ी समय दौरे पर रहा। 2004 के चुनावों में प्रधानमंत्री के तौर पे वो थे और उनके साथ बहुत समय रहा। तो जो आखिरी दौर करीब करीब चल रहा था, ये जो पूरा कैंपेन बना था इंडिया शाइनिंग का, वो प्रमोद महाजन ने, और ये, और आप आज चंद्रबाबू की बात कर रहे हैं, चंद्रबाबू भी उसी का हिस्सा थे। और उनकी वजह, वो भी एक बड़ी वजह थे कि प्री पोल हुआ और आंध्र प्रदेश में भी प्री पोल हो गया। और चंद्रबाबू नायडू की सबसे बड़ी हार 2004 में ही हुई है। लेकिन प्रमोद जी के साथ और अडवाणी जी के साथ ये इंडिया शाइनिंग कैंपेन को हम देख रहे थे, प्रमोद जी ने पूरा डिजाइन किया। वो तो उनको लग रहा था कि ये बहुत कमाल हो जाएगा, क्योंकि अडवाणी जी बहुत अधीर हो गए थे प्रधानमंत्री बनने के लिए उस सर, मैं ये सुनना चाह रहा हूं, अगर ऐसा है, अगर आप मानते हैं कि 2004-2024 नहीं है और 2004 जैसा कुछ नहीं होने वाला है, तो क्यों, क्या फर्क है दोनों में? नहीं, वही तो मैं बता रहा पार्टियों का फर्क तो आपने मुझे बता दिया। नहीं, दूसरी बात, माहौल का फर्क। वाजपेयी जी के साथ मैं दौरा कर रहा था, तो जो आखिरी प्रचार का चुनाव का दौरा चल रहा था, तो वाजपेयी जी ने कहा, मतलब ऐसे 3-4 लोग थे उस हवाई जहाज में, तो उन्होंने कहा कि लगता है हमने गलती की है। ओह, क्या ये वाजपेयी जी का, इसलिए क्या ये किस समझ बारे में? कि भाई हमने जल्दी इलेक्शन करवा कर, और ये इंडिया शाइनिंग से हम ओवर वो हो रहे हैं, इंडिया शाइनिंग को भी वो गलती मानते थे चुनाव में में जाते ये हुए। आखिरी दौर की बात बता रहा हूं। और उस शायद उस जहाज में उस दौरान जॉर्ज फर्नांडिस भी थे, जो उस पूरे एनडीए के संयोजक थे। तो बड़ी बात आप बता रहे हैं तो कि बड़ी बात इलेक्शन में बता- जाते हुए वाजपेयी जी ये कह हाँ, रहे थे कि बिल्कुल हमसे आखिरी गलती हो गई। चरण की बात है ये उस दौरान। तो वो इसलिए ये कहना कि पार्टी को नहीं पता था, ऐसा नहीं है। पार्टी को इलेक्शन में हाँ, और आखिर में मेरे पता को चल उस गया दिन था। का भी ध्यान है, मैं उस दिन वहीं ये 7L कैंप पर था, जो आरसीआर साहब RCR था, था तब। तो बाहर ही था, वहां पर बैठक हो रही थी जब चुनाव नतीजे आ रहे थे। तो जॉर्ज फर्नांडिस से मैंने सवाल पूछा था कि आप एनडीए के संयोजक है, क्या आप इस हार के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानते हैं? तो उन्होंने कहा था कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आप मुझे वाजपेयी जी से बड़ा नेता मानते हैं। समझो, लेकिन वाजपेयी जी और, जैसे राहुल ने कहा ना, वाजपेयी जी और मोदी जी में बहुत फर्क है। वाजपेयी जी एक कन्वेंशनल पॉलिटिक्स करने वाले लोगों में से थे और धीरे धीरे बढ़कर सब बातों को मानने वाले थे। नरेंद्र मोदी बहुत एग्रेसिव लीडर हैं और वो कहीं पर भी कोई खाली हिस्सा नहीं छोड़ना चाहते, लूप होल नहीं छोड़ना चाहते। इसलिए तमाम आप बात करते रहे, हम बैठ के परसेंटेज में चांसेस अगर आपको देनी हो, मैं तो पूछना मेरा काम है, बाकी आपकी क्या परसेंट चांस आप मानते हैं कि 2004 जैसा कुछ हो जाए इस बार? 1% चांस मानता हूँ। 1%, हाँ, मतलब 99% तो वो जो माहौल बना हुआ है वही वही होगा। देखिए, मैं एक माहौल चीज का जोड़ना मतलब चाहूंगा कि तीसरी इसमें। बार सरकार की तीसरी बार गारंटी- मोदी जी कंफर्टेबली सरकार बना ली है। देखिए, मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगा। देखिए, ये पूरा जो पीरियड आप वाजपेयी सरकार का, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री कार्यालय ही कवर करता जी, बिल्कुल, था, बिल्कुल। और ये सारी सरकारें बनी बिगड़ी सब मेरे सामने हम हुआ साथ ही था। रहे। और दूसरा मैं आपको बताता हूँ, ऐसा नहीं था कि जो जब एक वोट से वाजपेयी की सरकार गिर रही थी तो कोशिश नहीं की गई उसको बचाने की, बहुत ज़्यादा कोशिश की गई थी। यहाँ तक मैंने वहाँ नेताओं को, मैं नाम नहीं लूँगा, भागते हुए देखा, वहाँ मायावती को ये कोशिश करते हुए देखा कि मायावती जो है वो बीजेपी के पाले में आ जाएं, नहीं, वो तो किस सुबह- तरह से, जिस किस दिन तरह, वोटिंग हो और रही थी, उस दिन सुबह किस तरह से मायावती ने माहौल उस बना वक्त जो बीजेपी को धोखा दिया, हाँ, वही कह कि रहा वो हूं, हाँ करके फिर वो सोनिया गांधी जी के कमरे में जाके बैठ गई। वो जो फिल्म में दिखाया है कि सुषमा जी आती हैं वाजपेयी जी के पास और कहती हैं कि चिंता मत कीजिए, मायावती जी साथ में नहीं, हमारे। वो जिस दिन देखो, वोटिंग वो- थी उस रात से एक रात पहले, वोटिंग से अगली एक रात पहले मायावती जी ने अश्योर किया था और प्रमोद जी को एक तरह से बताया ठीक है, गया अब सर था। समय कम रह गया तो मैं फिर वही परसेंटेज वाली बात पूछूंगा, कितना परसेंटेज चांस है कि 2004 मैं 0% जैसा चांस कुछ? मानता हूं। 0, बिल्कुल कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है। मोदी जी आपको लगता है कि आ रहे हैं? बिल्कुल। Alright, ठीक, सभी ठीक। देखिए, मुझे लगता है 2004 और 2024 की अगर बात करोगे तो 2004 और 24 में बहुत ज्यादा इसलिए फर्क आ गया है कि 2004 में कांग्रेस और बीजेपी लगभग बराबर थे। अगर कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी अगर 82 सीट्स लेकर आई थी 99 में, और 2004 में भारतीय जनता पार्टी की 135 सीट हो गई थी, तो कांग्रेस की 145 सीटें थी। दोनों के बीच बहुत
बहुत ज्यादा फर्क नहीं था, दोनों पॉलिटिकली बैलेंस स्थिति के अंदर थे और दोनों के साथ सहयोगी दल जुड़कर सरकार बनाते थे। आज 2024 के अंदर भारतीय जनता पार्टी 303 के ऊपर बैठी हुई है और कांग्रेस 40 के ऊपर बैठी है। अगर कांग्रेस 150 सीटों पे होती तो इस बात की संभावना रहती कि बाकी दलों के साथ वो सरकार 0% चांस मानते हैं? बिल्कुल 0% है, इसकी कोई संभावना नहीं है। देखिए, हम आंकड़ों में बात करते हैं ना, तो कई चीजें, नरेंद्र मोदी एक भी चुनाव आज तक नहीं हारे हैं। वो बड़ी बात कह रहे हैं, दर्शकों जरा सुनिएगा प्रोफेसर साहब। हाँ, एक भी चुनाव नहीं हारे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, मैं विजय जी की और बाकी सारे लोग कह रहे हैं, मैं बिल्कुल उनसे सहमत हूं। ये भारतीय जनता पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारे कुशल संगठनकर्ता भी हुए, कुशाभाऊ ठाकरे का बहुत बड़ा नाम आता है, लेकिन जो जमीन की बात है वो कार्यकर्ताओं को जोड़ते थे। ये कार्यकर्ताओं को ही नहीं जोड़ते हैं, इससे इतर भी जोड़ते हैं। तो अमित शाह की भारतीय जनता पार्टी कुछ और है। ये भारतीय जनता पार्टी एक रन मशीन के तरफ उगलती है। ये पूरा आपने शुरुआत की सर ब्रेक लेना, आपकी बात में उस पर एक सवाल पूछना था। आपने कहा नरेंद्र मोदी आज तक एक चुनाव नहीं हारे हैं। हाँ। तो आप ये कहना चाहते हैं नरेंद्र मोदी कभी चुनाव नहीं हारेंगे? देखिए, मैं आपको यकीन से ये कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी ये भी चुनाव नहीं हारने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी को सुरक्षित करके ही पद छोड़ेंगे। आने वाला उत्तराधिकारी तय करके ही आगे जाएंगे। नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी 29 का भी चुनाव, मैं फिर कह रहा हूं, यदि कोई बहुत बड़ी गलती नहीं होती, क्योंकि 2024 के बाद कांग्रेस स्प्लिट, वर्टिकल स्प्लिट करेगी, गांधी परिवार को लोग अहाते में फेंक देगा।